पैराग्राफ के जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि आंसर उसके पैराग्राफ में ही होते हैं। लेकिन हमें जो पैराग्राफ सोल्व करने की सही ट्रिक्स नहीं पता होती, उसकी वजह से हम या तो वो मार्क्स हमारे रह जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं उसमें। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसको सोल्व करें और सोल्व करते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें देखने में क्या लगेगा कि चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं। हमें सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि चारों ऑप्शन इसके सही हैं, इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं इनके आंसर कि चारों ही ऑप्शन ठीक लगते हैं, तो हमें डाउट होता है, इसीलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल, क्या जिन लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए वो एजुकेटेड नहीं थे? बहुत ज़्यादा एजुकेटेड माना जाता है अमेरिका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, जो CTET का एग्जाम होने वाला है, आपको पता है कि उसमें पैराग्राफ्स आते हैं और उसके पैराग्राफ के जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि आंसर उसके पैराग्राफ में ही होते हैं। लेकिन हमें जो पैराग्राफ सोल्व करने की सही ट्रिक्स नहीं पता होती, उसकी वजह से हम या तो वो मार्क्स हमारे रह जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं उसमें। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसको सोल्व करें और सोल्व करते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर क्या क्या हमें डाउट्स होते हैं कि हम उनको गलत कर देते हैं जो पैराग्राफ के आंसर हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स और जो डाउट्स होते हैं हमें पैराग्राफ सोल्व करते हुए उनको सबको मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने ये पैराग्राफ लिया है इंग्लिश का। तो पैराग्राफ यूं ही नहीं आ जाते हैं एग्जाम में किसी में कि वैसे ही उठा के दे दिए। ये तो बात श्योर है कि पैराग्राफ कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ वैसे नहीं आते हैं कि वही मतलब कोई भी पैराग्राफ उठा के रख दिया। पैराग्राफ इस तरह से आते हैं कि इसमें एक तो आते हैं शिक्षा से संबंधित, मतलब शिक्षण संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड पैराग्राफ आते हैं किसी भी एग्जाम में, और CTET में तो मोस्टली वही आते हैं। और एक चीज़ और होती है, ये देखने में इजी लगते हैं, लेकिन बस ये है कि इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट कहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में कहिए, थोड़ी टफ इनका लेवल बना देते हैं। नहीं तो बहुत इजी होता है इनको सोल्व करना, अगर आप तसल्ली के साथ इसको ट्रिक्स आ जाएं आपको सोल्व करने की। तो सबसे पहला तो ये होता है, देखिए कि आप अगर आपके पास अभी टाइम है इतना, रोज 2 या 3 आप पैराग्राफ सोल्व करें, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को आदत पड़ जाती है पैराग्राफ सोल्व करने की और आपकी स्पीड बढ़ जाती है पढ़ने की। दूसरी बात देखिए, क्योंकि ये रिपीट तो होते नहीं है, आप जब रोज पैराग्राफ सोल्व करेंगे एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के टॉपिक 6 में इंक्लूड होते हैं, और फिर उसके बाद आप आसानी से उनके आंसर कर सकते हैं। इसमें देखने में क्या लगेगा कि चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं। हमें सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि चारों ऑप्शन इसके सही हैं, इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं इनके आंसर कि चारों ही ऑप्शन ठीक लगते हैं, तो हमें डाउट होता है, इसीलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है ये हमें तभी आइडिया लगता है, एक तो जब हम पैराग्राफ सोल्व करके देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है क्या पूछना चाहते हैं। दूसरे इसमें देखिए, जो शिक्षण संबंधी मुद्दे आते हैं या फिर जो करंट में चल रहा होता है, कोई समस्या चल रही है सोसाइटी में, या फिर किसी मुद्दे को ज़्यादा उछाला जा रहा है। मुद्दा उछालने का मतलब ये नहीं सचिन और सीमा की कहानी इसमें लिख देंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है जैसे कि कोई जैसे पर्यावरण संबंधी मुद्दा हुआ, या फिर कोई करंट में नेशनल या इंटरनेशनल कोई चीज़ चल रही है। जैसे ये वाला पैराग्राफ मैं ले रही हूँ वॉर से संबंधित है, ये वैसे पुराना है लेकिन प्रेजेंट में भी जैसे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के पैराग्राफ आ जाते हैं। मतलब जो सोसाइटी में हमारी समाज में इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसे मुद्दे आते हैं। तो ये यूं ही नहीं आ जाते हैं, तो इसको दिमाग में हमें रखना चाहिए, और अगर हम सोल्व करेंगे एक एक करके तो हमें सब समझ में आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करने की ट्रिक देखते हैं कि क्या होती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, शुरू में हमें कुछ नहीं पता होता कि इस पैराग्राफ में क्या दिया है, हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, क्योंकि ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं जो ये पैसेज होते हैं। तो हम इसको पढ़ने लग जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और 1 मिनट में हमें OMR शीट भी एक गोला भी फिल करना होता है। क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ने होते हैं, तो अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग पहले इसको नहीं पढ़ेंगे जो पैराग्राफ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसमें दिया क्या है। हम सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे सारे। ऑप्शन पढ़ने की आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको पैराग्राफ दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं कि उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे इस पैराग्राफ में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कि एक्चुअली एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे,
अब इसमें देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको हम कुछ नहीं टच नहीं करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वॉर बिकॉज। देखिए अब हमें पता चल गया कि इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात की गई है, वॉर एंड साइंस के बारे में बात की गई है। इसी से हमें आइडिया लग चुका है। अगर हम पढ़ते तो हमें ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअली क्या ऑथर क्या पूछना चाह रहा है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सॉल्यूशन लाइज इन। किसका सॉल्यूशन, जो इस चीजें इस पे बात कही गई है, क्या कही गई है, वॉर के बारे में शायद या साइंस के बारे में। अब देखिए ये है द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप टू ऑफ डूम मीन्स, ये एक इडियम है, ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसमें पूछा गया। देखिए हमें ना, अगर हम चारों को पढ़ेंगे ऑप्शंस को, तो हमें चारों ऐसे लगेंगे इसी के आंसर हैं ये। मैं इसलिए पढ़ के दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रश्न और किस तरह से आंसर आते हैं। देखिए लग रहा है, लीड अस टू थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू डेस्टिनी, इंट्रोड्यूस अस टू एन अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, टेक अ स्टेप बाय स्टेप टू र्यून। सारे इसके आंसर लग रहे हैं, लेकिन ये तो इडियम है, इसका आंसर ये है कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पढ़ते हैं सारे, हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्या हमसे ये ऑथर पूछना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये है 4 नंबर का क्वेश्चन है, द फ्रेज आवर वर्क हैज स्क्वेयरली बिगन इम्प्लाइज दैट आवर वर्क। इसका आंसर क्या है, हम अगर पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे तो हमें एक बार में सबके आंसर समझ में आ जाएंगे। पहले आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ। हैज ओनली जस्ट बिगन, हैज नॉट येट बिगन, हैज बिगन बट नॉट येट फिनिश्ड, और फोर्थ है इज नॉट लाइकली टू बिगन। ये इसके ऑप्शंस हैं, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए इसका 5th क्वेश्चन है, आर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय। अब हम इनका आइडिया लगा सकते हैं। अगर पैराग्राफ पे अब हम जाएंगे, मैं तो इतनी देर लगा रही क्योंकि मुझे समझाना है, लेकिन आप अगर उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस की हुई है, और अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि इनका आंसर कहाँ पे हो सकता है। तो 2 बार आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ शुरू में ही पढ़ लेंगे बिना क्वेश्चन देखे, तो आप पैराग्राफ आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। आपकी स्पीड चाहे कितनी भी है पैराग्राफ पढ़ने की, लेकिन फिर भी आप उसको जल्दी से सोल्व नहीं कर सकते हैं अगर आप पहले पैराग्राफ पे जाएंगे को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या कहा गया है। आपकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी अगर आप शुरू में इनकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर बाद में जब इनको सोल्व करने का तरीका यही है कि पहले आप क्वेश्चन देख लें। मुश्किल से 5 क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके ऑप्शंस नहीं देखेंगे पहले, केवल क्वेश्चन की रीडिंग मारेंगे जल्दी जल्दी से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो अब देखिए आते हैं पैराग्राफ पे, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड as people have discovered is not science but war. Science merely reflects the social forces by which it is surrounded. It is found that when there is peace, science is constructive. When there is war, science is perverted to destructive ends. The weapons which science gives us don't necessarily create war. These make war increasingly more terrible. Until now, it has brought us to the doorstep to doom. ये idiom आ गया है हमारा। Our main problem, therefore, is not to curb science, but to stop war. This is a job in which everybody must participate, including the scientists. But the bomb of Hiroshima suddenly woke us to the fact that we have very little time. The hour is late and our work has scarcely begun. Now we are face to face with this urgent question. Can education and tolerance, understanding and creative intelligence run fast enough to keep us abreast with our own mounting capacity to destroy?
दिस इज द क्वेश्चन विच वी विल हैव टू आंसर वन वे और द अदर in this generation. Science must help us in finding the answer, but ultimately the main decision lies within ourselves. तो ये पूरा पैराग्राफ था, इसमें अब आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वॉर, बिकॉज देखिए सारे आंसर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मतलब सारे ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इसका आंसर हो। ये पहला है, साइंस ड्यूरिंग द वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये कह रहे हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है जबकि वॉर होते हैं, साइंस नहीं होती है कभी भी। साइंस मेयरली इन्वेंट्स द वेपन्स विद विच वॉर इज फॉट। जो भी ये वेपन्स होते हैं वो साइंस द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं, साइंस द्वारा नहीं क्रिएट किए जाते हैं, मैन द्वारा किए जाते हैं। द वेपन्स दैट साइंस इन्वेंट्स नेसेसरीली लीड टू वॉर। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वॉर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। द वेपन्स इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज वॉर दो दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। वो वॉर को बढ़ाते नहीं है, उसको और ज़्यादा टेरिबल कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया था, ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इसका आंसर था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सॉल्यूशन लाइज इन, सॉल्यूशन किस चीज में है, प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। साइंटिस्ट कभी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एबोलिशिंग वॉर, स्टॉपिंग साइंटिफिक एक्टिविटीज एवरीवेयर। आप साइंटिफिक एक्टिविटीज को कैसे बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसके बिना तो सब काम बंद हो जाएंगे। स्टॉपिंग साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्सेस, इसको भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, एबोलिशिंग वॉर, मतलब वॉर्स को का उन्मूलन किया जाए, उनको खत्म किया जाए, तभी इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब है द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये इडियम है और उसका आंसर है कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इसका आंसर ये है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, द फ्रेज आवर वर्क हैज स्क्वेयरली बिगन इम्प्लाइज दैट आवर वर्क। इसका मतलब क्या है, हैज ओनली जस्ट बिगन, हैज नॉट येट बिगन, हैज बिगन बट नॉट येट फिनिश्ड, इज नॉट लाइकली टू बिगन। इसका मतलब है हैज ओनली जस्ट बिगन, स्टार्ट हो चुका है, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। पहले उन्होंने कहा गया था कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है इसको रोकने का जब ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय। इसको कैसे रोका जा सकता है, एनकरेजिंग सोशल फोर्सेस, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, क्या जिन लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए वो एजुकेटेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड माना जाता है अमेरिका। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस करती है इसको, नहीं। एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें यहाँ आएंगी। एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग, सभी के बारे में समान सोचना, और मतलब नैरो माइंडेड होकर के नहीं सोचना, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, और क्रिएटिविटी, इन सब से इस चीज़ों को रोका जा सकता है। इसका आंसर है फोर्थ वाला। तो इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ कैसे सोल्व करना है। और ये जो टेक्निक है या जो ट्रिक है, ये केवल इंग्लिश के पैराग्राफ में ही नहीं यूज़ होती, हिंदी के पैराग्राफ में भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आपको क्वेश्चंस पे जाना है एकदम क्विकली, उन पांचों क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 या 6, उनको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। लेकिन अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मैं ये आप लोगों को गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और कोई कितना भी फास्ट रीडर है वो इतने बड़े पैराग्राफ को 2 मिनट तो ले ही लेगा पढ़ने में। और वो समझते समझते, शुरू में हम क्या करते हैं, समझते समझते पढ़ते हैं, पूरा समझ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ते जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ पे जाना है, तो आंसर आप इजीली दे देंगे। और जो इसमें टेम्पटेशन दिया होता है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, चारों आंसर एक जैसे ही लगते हैं जो क्वेश्चन है इनके, उनसे बचना है। जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट आंसर है उस पर हमें जाना है, और उसकी आदत हमें पड़ेगी जब हम रिवीजन करेंगे रोज 2-3, कम से कम 2-3 पैराग्राफ के, दोनों चीज़ के, हिंदी और इंग्लिश, तब हम इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पैराग्राफ भी आप
एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के पैराग्राफ आते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला पैराग्राफ लेकर के आई हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं।